अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइड ट्रैक इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सोबर्स और क्रिसिया दोनों के चेहरे सते हुए थे। इनकी आंखों में उलझन नुमाया थी। दोनों सिटिंग रूम में बैठे शराब पीने में मसरूफ़ थे। ओह ओह, हमें अपनी मेकअप तब्दील कर लेने चाहिए, अचानक क्रिसिया ने कहा तो गहरी सोच में गुम सोबर्स बेख्तियार चौंक पड़ा। वो क्यों? वहाँ हमें जिस दरबान ने देखा था वो तो हलाक हो गया है। नाके पर पुलिस वालों ने टॉर्च की मदद से हमें चेक किया था और पुलिस वालों की नज़रें बेहद तेज़ होती हैं। दूसरी बात ये कि फैक्ट्री में एक दरबान की लाश मिलेगी, बाकी बेहोश मिलेंगे और बैंक में डकैती का मंजर सामने होगा तो जाहिर है पुलिस के आला हुकाम हरकत में आ जाएंगे। ऐसे हालात में हमारे बारे में और कार के बारे में यकीनन तफसीलात पूरे दारुल हुकूमत में फैला दी जाएंगी और हम जैसे ही कोठी से बाहर निकले हमें चेक कर लिया जाएगा। क्रिसिया ने तफसील से बात करते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो क्रिसिया, इन हालात में भी तुम्हारा जहन न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि बखूबी काम कर रहा है। ज़्यादा खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ना सिर्फ पुलिस से बचना है बल्कि अब ये भी सोचना है कि असल फार्मूले को कहाँ से और कैसे हासिल किया जाए। तुम बैठो और इस बारे में सोचो, मैं हुलिया तब्दील करके आती हूँ, क्रिसिया ने कहा और मुस्कुराती हुई उठकर अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गई। कोई सर पैर ही नज़र नहीं आ रहा। इस डॉक्टर अहमद ने न जाने क्या अहमकाना इकदाम कर रखे थे, सोबर्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। आधे घंटे बाद क्रिसिया वापस आई तो इसने अपना हुलिया तब्दील कर लिया था, मगर वो अब भी यूरोपी हुलिये में ही थी, लेकिन हुलिया मुतबादिल कागजात के मुताबिक था। मैं आता हूँ, सोबर्स ने उठते हुए कहा और अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसने भी मुतबादिल कागजात के मुताबिक अपना हुलिया तब्दील कर लिया था ताकि अगर कहीं चेकिंग हो भी जाए तो इनके पास ज़रूरी कागजात मौजूद हों। तुमने कुछ सोचा सोबर्स? सोबर्स के वापस आते ही क्रिसिया ने इसे सवाल करते हुए कहा, पहले एक काम से फारिग हो जाएं फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे। कौन सा काम? हमने अपने हुलिये तो तब्दील कर लिए हैं, लेकिन विकी का हुलिया वही होगा। इसका हुलिया भी तो पुलिस ने चेक किया होगा। ओह ओह, इस अहम पॉइंट का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। विकी ने बताया था कि कार की नंबर प्लेट और उसका कलर तब्दील हो सकता है, इसलिए मैं मुतमईन हो गई थी। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे जहन ने भी काम करना शुरू कर दिया है, क्रिसिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो सोबर्स बेख्तियार हंस पड़ा। फिर सोबर्स ने विकी को फ़ोन पर कॉल कर लिया। यस सर, विकी ने अंदर दाखिल होकर कहा, लेकिन इसके साथ ही वो बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। आप मेकअप में हैं? ओह, इस कदर तब्दीली? विक्की ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम्हें भी इसीलिए बुलाया है कि तुम्हारा मेकअप भी तब्दील कर दिया जाए, वरना नाके पर पुलिस ने तुम्हारा हुलिया चेक किया था, तुम्हें किसी जगह भी रोका जा सकता है। ओह यस सर, वाकई, वैसे भी यहाँ मेरे जानने वाले बहुत हैं, वो तो मेरा हुलिया सुनकर ही मेरे बारे में बता देंगे, विक्की ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा हुलिया बदल देता हूँ, सोबर्स ने उठते हुए कहा और फिर वो इसे साथ लेकर अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ मेकअप का जदीद तरीन सामान मौजूद था। थोड़ी देर बाद विक्की का हुलिया काफ़ी तब्दील हो चुका था। अब तुम इस वक्त तक अपना नाम भी बदल लो जब तक हम यहाँ हैं। यस सर, मेरा पूरा नाम विक्की ब्राइड है, अब मेरा नाम ब्राइड होगा। तुमने कार में तब्दीलियाँ कर ली हैं या नहीं? यस सर, इसका कलर और रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बदल दी गई है। क्या नई रजिस्ट्रेशन प्लेट के मुताबिक कागजात मौजूद हैं? यस सर, इसका इंतज़ाम पहले ही मौजूद है, ब्राइड ने जवाब दिया और फिर सलाम करके वो कमरे से बाहर चला गया। हाँ, अब ये काम तो मुकम्मल हो गया, अब मिशन का क्या करें? सोबर्स ने ब्राइड के जाने के बाद कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मेरे जहन में एक ख्याल आया है कि डॉक्टर अहमद की अकलौती बेटी को सब कुछ मालूम होगा। अकलौती औलाद के साथ आदमी अपना हर मसला शेयर करता है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो तो अपनी खाला के पास कारमन शिफ्ट हो गई है। हमारी तंजीम के एजेंट वहाँ मौजूद होंगे, वो इससे मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसकी खाला का एड्रेस कहाँ से तलाश किया जाए? क्रिसिया ने कहा और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती फ़ोन की घंटी बज उठी तो सोबर्स ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कार्ल बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कार्ल की आवाज़ सुनाई दी। यस, सोबर्स बोल रहा हूँ, सोबर्स ने इस बार अपना नाम लेते हुए कहा और साथ ही इसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। पूरे शहर में आपको तलाश किया जा रहा है, दूसरी तरफ से कहा गया तो सोबर्स और क्रिसिया दोनों बेख्तियार उछल पड़े। हमारी तलाश?
क्या मतलब, क्यों? जो लोग मालूमात हासिल कर रहे हैं इनका ताल्लुक या तो मिलिट्री इंटेलिजेंस से है या किसी एजेंसी से, क्योंकि इनका अंदाज़ और कदो-कामत ऐसा है। मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि आप अपने हुलिये तब्दील कर लें। वो हम पहले ही कर चुके हैं। हत्ता कि विक्की का हुलिया भी तब्दील कर दिया गया है और कार का भी। अब नए हुलिया में मेरा नाम क्लार्क है और क्रिसिया का नाम लारा और विक्की का नाम ब्राइड है। फिर ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ। कार्ल, एक काम कराओ। डॉक्टर अहमद की बेटी अपनी खाला के पास कार में शिफ्ट हो गई है। हमें इसका एड्रेस चाहिए। वो लाजमन यहाँ किसी न किसी दोस्त को मिलने जुलने वालों को एड्रेस बता कर गई होगी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोबर्स ने कहा। हाँ, मैं मालूम करा लूँगा। इस कॉलोनी में मेरे कई आदमी मौजूद हैं। इनके ताल्लुकात लाजमन डॉक्टर अहमद और इसकी बेटी से होंगे और हो सकता है कि अब भी फ़ोन पर इनका रब्ता हो। मैं मालूमात करके आपको फ़ोन करता हूँ, कार्ल ने कहा। ओके, मैं तुम्हारी कॉल का शिद्दत से इंतज़ार करूँगा, सोबर्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस डॉक्टर अहमद से दुरुस्त तौर पर मालूमात हमें मिल जाती, लेकिन इस वक्त हमें ये अंदाज़ा ही ना था कि वो इस तरह असल फार्मूला छुपा कर रखता होगा। क्रिसिया ने कहा तो सोबर्स ने एक तवील सांस लेते हुए इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 2 घंटों के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो सोबर्स ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। क्लार्क बोल रहा हूँ। कार्ल बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से कार्ल की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, कुछ पता चला? सोबर्स ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। हाँ, डॉक्टर अहमद की बेटी से मेरे एक आदमी की जो इनकी कोठी का हमसाया है और जिसे वो अंकल कहती है की बात हो सकती है, लेकिन मेरा ये आदमी ड्रग बिजनेस का आदमी है। इसे साइंस के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तुम इसे हमारे पास भेज दो, हम इसे ब्रीफ कर देंगे और फिर वो हमारे सामने बात कर लेगा। नहीं मिस्टर क्लार्क, आपकी तलाश बहुत शिद्दत से की जा रही है, इसलिए आप जितने कम लोगों के सामने आ जाएंगे इतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे। मैं आपको अपने आदमी जिसका नाम सेठ सलामत है का फ़ोन नंबर दे देता हूँ। आप महफूज फ़ोन पर इससे बात कर लें और फ़ोन पर तफसीली हिदायत दे दें। वो आपकी हिदायत के मुताबिक काम करेगा। ठीक है, सोबर्स ने कहा और दूसरी तरफ से फ़ोन नंबर बता दिया गया। ओके, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगा, सोबर्स ने कहा। 10 मिनट बाद, लेकिन महफूज फ़ोन से, कार्ल ने कहा। ओके, सोबर्स ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी खोलकर इसमें मौजूद सुर्ख रंग का एक छोटे साइज का फ़ोन उठाया और इसे लाकर सिटिंग रूम की मेज़ पर रख दिया। फिर इसने मेज़ पर पड़े हुए आम फ़ोन का कनेक्शन ख़त्म करके इस सुर्ख रंग के फ़ोन को कनेक्ट कर दिया और फिर कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखकर इसने सुर्ख रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और कार्ल के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता होते ही एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। लहजा और आवाज़ मकामी आदमी की थी। क्लार्क बोल रहा हूँ, आपको कार्ल ने फ़ोन किया होगा। ओह यस सर, मैं सेठ सलामत बोल रहा हूँ, आप हुक्म फरमाएं। आप डॉक्टर अहमद की साहबजादी कुलसूम से क्या मालूम करना चाहते हैं? इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा खासा नरम था। डॉक्टर अहमद अपनी कोठी के नीचे मौजूद लेबॉर्ट्री में एक फार्मूले पर काम कर रहे थे। बताया गया था कि वो असल फार्मूला कंप्यूटर में फीड रखते हैं। चुनांचे डॉक्टर अहमद से कंप्यूटर में फीड फार्मूला मालूम कर लिया गया। वो हलाक हो गए, लेकिन फिर पता चला कि वो असल फार्मूला कहीं और रखते थे और कंप्यूटर में सिर्फ ज़रूरी नोट्स फीड करते थे। फिर इनके ड्राइवर से पता चला कि इन्होंने इंडस्ट्रियल इस्टेट में एक फैक्ट्री के अंदर मौजूद बैंक लॉकर में फार्मूला रखा हुआ है। तो इस बैंक लॉकर को चेक किया गया, लेकिन वो खाली था। अब असल मसला फार्मूले का है, तो आपने कुलसूम से बस यही मालूम करना है कि असल फार्मूला डॉक्टर अहमद कहाँ रखते थे या वो कहाँ रख सकते थे। क्या तुम ऐसा कर लोगे? मैं इसे कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ये फार्मूला चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा। फिर अगर इसे मालूम हुआ तो वो ज़रूर बता देगी। क्या आप मकामी लहजे में बात कर सकते हैं? हाँ, किसी हद तक। क्यों? मैं इसे आपके बारे में बता देता हूँ कि आप हुकूमत की तरफ से साइंसदान हैं और ये फार्मूला हुकूमत को चाहिए। मेरा मकामी नाम क्या बताएंगे आप इसे? डॉक्टर वकार, सेठ सलामत ने कहा। ठीक है, आप इससे बात करके मुझे बताएं, फिर मैं इससे बात कर लूँगा। आप अपना नंबर बता दें, मैं इसे नंबर दे दूँगा। वो आपसे बराह रास्त बात भी कर सकती है, सेठ सलामत ने कहा। तो सोबर्स ने इसे महफूज फ़ोन का खुसूसी नंबर दे दिया और सेठ सलामत ने ओके कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया। तो सोबर्स ने भी रिसीवर रख दिया। ये खासा पेचीदा मसला बन गया है, क्रिसिया ने कहा। हाँ, असल बात बताने वाले हलाक हो चुके हैं और अब तो इम्कानात पर बात हो रही है, सोबर्स ने जवाब देते हुए कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद सुर्ख फ़ोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी।
तो सोबर्स ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर वकार बोल रहा हूँ, सोबर्स ने ग्रेट लैंड की ज़बान में बात करते हुए कहा। कारमन से डॉक्टर अहमद की बेटी कलसूम अहमद बोल रही हूँ। मिस कलसूम अहमद, मेरा नाम डॉक्टर वकार है और मेरा ताल्लुक़ हुकूमत पाकिस्तान से है और सेठ सलामत भी मेरे दोस्त हैं। इनके पास चूँकि आपका फ़ोन नंबर था, इसलिए इन्हें दरख्वास्त की गई कि वो आपसे रब्ता करें। जी, इन्होंने बताया है कि हुकूमत को डैडी का असल फार्मूला नहीं मिल रहा, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा तो मालूम नहीं है, क्योंकि डैडी अपने पेशेवराना मामलात पर किसी से हत्ता कि मुझसे भी बात नहीं करते थे। अलबत्ता मुझे ये बात मालूम है कि एक बार डैडी ने किसी बात पर यह कहा था कि इनकी मेहनत से तैयार करदा फार्मूला ना उड़ा लिया जाए, इसलिए इन्होंने इसका ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि कोई क़यामत तक भी ये फार्मूला हासिल नहीं कर सकेगा। लेकिन इन्होंने ये बात किसी गैर मुल्क या इसके आदमियों के तनाजुर में की होगी। अब तो फार्मूला हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए। हाँ, मुझे अंकल सलामत ने बताया है। आपको फ़ोन करने से पहले मैंने डैडी के प्राइवेट बैग से इनकी डायरी निकाली है और इसे चेक किया है। इस डायरी में फार्मूला के लफ्ज़ के नीचे ब्रैकेट में डॉक्टर तहसीन का नाम लिखा हुआ है। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि डॉक्टर तहसीन कौन हैं और कहाँ रहते हैं, क्योंकि ना आज तक इनसे कभी बात हुई है और ना ही कभी इनसे मुलाकात हुई है। इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। आप तो बहरहाल डॉक्टर तहसीन को जानते होंगे, इनसे मालूम कर लें, शायद हुकूमत का मसला हल हो जाए। हाँ, मैं जानता हूँ इन्हें। ठीक है, आपका शुक्रिया, सोबर्स ने कहा और हाथ बढ़ाकर इसने रिसीव क्रेडल दबा दिया और फिर टोन आने पर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, कार्ल बोल रहा हूँ, क्लार्क बोल रहा हूँ, सोबर्स ने अपना नया नाम लेते हुए कहा। ओह, आप, कोई काम हुआ आर्ट सेठ सलामत के ज़रिए या नहीं? कार्ल ने जब चौंक कर कहा तो सोबर्स ने फ़ोन पर होने वाली बातचीत दोहरा दी। डॉक्टर तहसीन, इस बारे में मालूम कराना पड़ेगा। तुम इस तरह मालूम कराओगे किसी को शक ना पड़े, सोबर्स ने कहा। ठीक है, वजारत साइंस में मेरे आदमी मौजूद हैं, मैं मालूम करके आपको फ़ोन करता हूँ। महफूज फ़ोन नंबर पर कॉल करना, सोबर्स ने कहा और रब्ता ख़त्म हो गया तो इसने रिसीवर रख दिया। ये अंधेरे में लाठियाँ चलाने वाली बात है, अब क्या किया जाए, हालात ही ऐसे बन गए हैं। लेकिन एक बात है कि बाज़ औक़ात अंधेरे में लाठियाँ चलाने से भी कामयाबी मिल जाती है। काश ऐसा हो सके, क्रिस्टिया ने कहा और फिर तकरीबन 2 घंटों के बाद सुर्ख रंग के फ़ोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी तो सोबर्स ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, क्लार्क बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कार्ल की आवाज़ सुनाई दी। यस, कोई रिपोर्ट? सोबर्स ने कहा। डॉक्टर तहसीन के बारे में इतना मालूम हो सका है कि वो पाकिस्तान की किसी अहम तरीन लेबॉर्ट्री में काम करते हैं और इनके बारे में हुकूमत ने हर चीज़ को खुफिया रखा हुआ है। बताने वाले ने बताया है कि इनका ताल्लुक एटमिक लेबॉर्ट्री से है। अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि डॉक्टर तहसीन की असल रिहाइश दारुल हुकूमत की एक कॉलोनी सब्ज़ा ज़ार में है, कोठी नंबर 12A। वहाँ इनकी बेवा बहन अपने 2 बेटों समेत रहती है। दोनों बेटे आला तालीम के लिए एकेडमिया से गए हुए हैं, इसलिए अब इनकी बेवा बहन, जिनका नाम रुकैया बानो है, घर में नौकरों के साथ अकेली रहती है। क्या डॉक्टर अहमद और डॉक्टर तहसीन के दरमियान कोई रब्ता या ताल्लुक़ था, ये मालूम किया या नहीं? सोबर्स ने कहा। हाँ, मैंने मालूम किया है। दोनों तवील अरसे पहले इकट्ठे एकेडमिया की किसी लेबॉर्ट्री में काम करते रहे हैं। ओह, फिर लाजमन इनके दरमियान गहरा ताल्लुक़ होगा और शायद इसीलिए डॉक्टर अहमद ने असल फार्मूला डॉक्टर तहसीन को दिया हुआ होगा कि वो एटमिक लेबॉर्ट्री के हिफाजती निज़ाम के तहत वहाँ महफूज रहेगा, सोबर्स ने कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन अब डॉक्टर तहसीन से कैसे रब्ता किया जाए? इसकी बहन के ज़रिए ये रब्ता तो हो सकता है, लेकिन इसका फार्मूले से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, सोबर्स ने कहा। इसके सिवा तो कोई ज़रिया सामने नहीं है, कार्ल ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, कोशिश तो की जा सकती है। मैं लारा से कहता हूँ कि वो इस मामले पर काम करे, सोबर्स ने कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया। मैं क्या काम करूँ? तुम्हारे जहन में क्या है? यही कि डॉक्टर अहमद ने कोई फार्मूला डॉक्टर तहसीन के पास रखवाया है या नहीं। वो मेरे ख्याल में एक घरेलू खातून होंगी, इसलिए डॉक्टर तहसीन इसे कुछ नहीं बताएगा और यकीनन वो ये भी सुन चुका होगा कि डॉक्टर अहमद हलाक हो चुका है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम दोनों वहाँ चलें और किसी भी तरह हो सके ये मालूम कर लें कि क्या वाकई डॉक्टर तहसीन के पास फार्मूला है भी सही या नहीं। ठीक है, फिर चलो। ये काम जिस कदर जल्द मुमकिन हो जाए इतना ही अच्छा है। हमारे बारे में छानबीन का मतलब है कि हमें जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करना चाहिए, सोबर्स ने कहा और क्रिस्टिया सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद इनकी कार सब्ज़ादार कॉलोनी में दाखिल हो रही थी। ड्राइविंग सीट पर विकेट था जिसका नाम अब ब्राइट था।
कोठी नंबर 12A खासी वसी और इस कोठी थी। जहाजी साइज का फाटक बंद था। विकी कार रोककर नीचे उतरा और इसने सतून पर मौजूद कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुला और एक बावर्दी मुसल्लह दरबान बाहर आ गया। बेगम रुकैया बानो से मुलाकात करनी है। हमारा ताल्लुक़ यूरोप के एक यूनिवर्सिटी से है। क्या आपने वक्त लिया हुआ है, क्योंकि इन दिनों वो बीमार हैं। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमने आज ही वापस जाना है। मैं फाटक खोलता हूँ, आप कार अंदर ले आएँ। थोड़ी देर बाद फाटक खुल गया तो विकी कार अंदर ले गया। एक साइड पर गैराज था जिसमें सफ़ेद रंग की जदीद मॉडल की कार मौजूद थी। विकी ने कार इसके साथ रोकी और फिर सोबर्स और क्रिसिया दोनों नीचे उतर आए। तुम यहीं ठहरोगे? सोबर्स ने विक्की से कहा। यस सर, विकी ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा। आइए जनाब, दरबान ने आकर सोबर्स और क्रिसिया से कहा। वहाँ इस मुसल्लह दरबान के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। इस दरबान की रहनुमाई में वो बरामदे के कोने में वाक़े एक बहुत बड़े डाइनिंग रूम में पहुँच गए, जो खासा जदीद अंदाज में सजाया गया था। आप तशरीफ़ रखें, मैं बेगम साहिबा को इत्तला देता हूँ, दरबान ने कहा। क्या आपके अलावा यहाँ और नौकर नहीं हैं? जी, बेगम साहिबा 4 रोज़ अस्पताल में रही हैं। आज ही इनकी वापसी हुई है। नौकर सब छुट्टी पर हैं, कल आएंगे। तुम्हारा क्या नाम है? जी, मेरा नाम शौकत है, दरबान ने जवाब दिया। ओके, और सुनो, अगर बेगम साहिबा ज़्यादा बीमार हैं तो हम इनके कमरे में ही जाकर मिजाज पुरसी कर लेंगे और बस। मैं मालूम करता हूँ, शौकत ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें इसने मशरूब के 2 गिलास रखे हुए थे। इसने एक एक गिलास इन दोनों के सामने रख दिया।